छाय वाससा वैद्य के लिए नहीं है, शिष्य के लिए है। और वैद्य के लिए कौन सा कलर होता है? श्वेत कलर होता है। और व्रणी के लिए भी पूछा गया है, तो व्रणी भी श्वेत रंग के वस्त्र पहना होना चाहिए। श्वेत इसलिए बोला है, अगर कहीं प्रोसीजर किया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया, ब्लीडिंग हुई तो तुरंत पता चल जाए। ठीक है। अब यहाँ पे विमर्श की लास्ट लाइन में अलग अलग आचार्यों ने बोला है कब कब नाखून और बाल काटने चाहिए। तो त्रिपक्षस्य, एक पक्ष में 3 बार। कई बार ऐसे भी लोग सोचते हैं कि 3 पक्ष में 1 बार। ठीक है, इसका उल्टा अर्थ भी निकाला जा सकता है, 3 पक्ष में 1 बार मतलब 1.5 महीने में 1 बार। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी जो टीका हुई थी उसमें इसमें क्लियर किया गया है। तो एक पक्ष में 3 बार। किस किस ने बताया है? चरक, सुश्रुत, वाग्भट और योग रत्नाकर। ठीक है, लिख लेंगे जल्दी से। एक पक्ष मतलब कितना होता है? 15 डेज। तो एक पक्ष में 3 बार नेल्स और हेयर। श्रमश्रु, नख श्रमश्रु। श्रमश्रु क्या होता है पता है? श्रमश्रु क्या होता है प्रीति? बताओ। मैम मोस्टैस को हाँ हाँ हाँ, सही है ना, दाढ़ी मूछ। तो नख, श्रमश्रु, कच्छ मतलब केश, रोमड़ा मतलब जो भी बॉडी हेयर है उनको 15 दिन में 3 बार काटना चाहिए। हारीत और शारपाणी ने 3 महीने में 1 बार बोला है, ये भी चीज़ साइड में लिख लेंगे। हारीत और शारपाणी ने 3 महीने में 1 बार बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे आचार्य ने कुछ ऐसे लोग बताए हैं जिनकी हमें चिकित्सा नहीं करनी है ना, या फिर ऐसे लोग भी हैं जिनसे हमें पैसे नहीं लेना है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण, गुरु, दरिद्र, मित्र, सन्यासी और पास में नम्रता पूर्वक आए, साधु, अनाथ, अभ्यागत, इनकी चिकित्सा अपने बंधुओं की तरह, ठीक है, ओन पीपल, अपने परिजनों की तरह करनी चाहिए और ज़्यादा पैसों की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पर किंतु जो व्याड, जाल में पशु पक्षियों को फंसाने वाले, मतलब जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और जो एनिमल्स के लिए अच्छे नहीं हैं, पतित मतलब जो करप्ट लोग हैं, ठीक है, धोखा देते हैं, दूसरों के पैसे लेते हैं, इनकी जो पापी हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला है। ठीक है, तो व्याध, शकुनी, कपटी, ठीक है, तो जो पापकारी पुरुष हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, यही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट श्लोक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें ये सभी का फेवरेट श्लोक है। इसमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि कब कब पढ़ना नहीं है, कब कब अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो ये आचार्य ने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो इनको ये श्लोक पढ़ के ऐसा लगता है कि पढ़ना भी है या नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से, कब कब अध्ययन नहीं करना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, ठीक है, कृष्ण अष्टमी, और किसी का निधन हो गया है, अहनी मतलब रात्रि में, रात में भी नहीं पढ़ना है। फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी हुआ, और चतुर्दशी और अमावस को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो सके तो आप लोग अलग से लिख लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ये हिंदी में भी अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी, 2 होते हैं ना पक्ष,
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें फिर पूर्णिमा आती है, फिर धीरे धीरे चांद कम होते जाता है, फिर अमावस्या आती है, दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो जो कृष्ण पक्ष है उसकी अष्टमी में और चतुर्दशी में भी मना किया है, 8, 14 और 15। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी में और चतुर्दशी में और पूर्णिमा में भी मना किया है। ठीक है, पूर्णिमा में भी पढ़ना नहीं है और अमावस्या में भी नहीं पढ़ना है। सूर्योदय हो रहा है तो भी मना किया गया है, सूर्यास्त के समय भी मना किया है, और अकाल ऋतु में बिजली चमकने लगे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो उसमें भी मना किया गया है। और राजा राष्ट्र में आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि पाकिस्तानी लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं, है ना, टेररिस्ट आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ने बैठे हैं। ऐसे भी नहीं करना है, देश की रक्षा करने के लिए हमें जाना है उधर, पढ़ने नहीं बैठना है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो राजा और राष्ट्र के आपातकाल में शमशान में नहीं पढ़ना है, और यात्रा काल कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, उधर भी मना किया गया है, यान। ठीक है, शमशान में यान करते समय, पूर्णिमा में, और यहाँ पे युद्ध के समय भी नहीं पढ़ना है, और महोत्सव, कहीं दिवाली है, होली है और हम पढ़ रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे फेस्टिवल, वो भी मना किया गया है। ठीक है, और अपवित्र अवस्था में भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना सूची ना, अपवित्र बोले तो जैसे सुबह उठे और बिना नहाए धोए पढ़ने बैठ गए, तो उस अवस्था में भी मना किया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, श्लोक को और हिंदी को। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम थर्ड चैप्टर में बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर एक पूरा समरी है। ठीक है, ये एक अलग से चैप्टर बना दिया है आचार्य ने, और ये पूरा जो सुश्रुत संहिता है, पूरी दोनों बुक्स, उसकी समरी है। कौन से स्थान हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, आगे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जो मैंने स्टिकी नोट्स बनाए हैं आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ये जो कुल अध्याय हैं सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय हैं, और इस चैप्टर का नाम क्या है? अध्ययन संप्रदानीय अध्यायः। ठीक है, सूत्र में 46 चैप्टर है, निदान में 16 है, शारीर में 10 हैं, चिकित्सा में 40 हैं, कल्प में 8 और उत्तर में 66, 66। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर का नाम याद रखना है। अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हो तो उधर चैप्टर के नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अभी रिसेंटली पूछा गया था, स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ किया गया है, कौन से स्थान में किया गया है। ये तो बहुत ही इजी पूछ लिया था, कौन से स्थान में स्वस्थ वृत्त का वर्णन है, कौन से स्थान में दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर भी पूछा जाता है कि बाल चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, तंत्र युक्ति का वर्णन कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा मैच द फॉलोइंग था, उसमें एक जगह चरक का पूछा था और एक सुश्रुत का पूछा था, और स्थान के लिए मैच द फॉलोइंग करना था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2-3 आचार्यों के अनुसार। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अभी हम सूत्र स्थान की बात कर रहे हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है? वेदोत्पत्ति अध्याय। लास्ट अध्याय का नाम क्या है? अन्नपान विधि अध्याय। यहाँ पे जो सूत्र स्थान की निरुक्ति है वो परिभाषित की गई है। सूचनात् सूत्रणाश्चैव सवनाश्य अर्थ संतते हैं। ठीक है, तो ये निरुक्ति है, इसको याद रखें, पूछा जाता है निरुक्ति कहाँ बताई गई है। तो सूत्र स्थान के तीसरे अध्याय में निरुक्ति बताई गई है। अब ये जो चैप्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं,
किसी ने कुछ पूछा? ये जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए गए हैं ये अरिष्ट के चैप्टर्स हैं। चरक में अरिष्ट का वर्णन कहाँ किया गया है? इंद्रिय स्थान में, है ना। बट सुश्रुत में कहीं भी कोई स्थान अलग से नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा अरिष्ट का तो वो चरक से ही आएगा, सुश्रुत से नहीं बनते क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम ये सूत्र स्थान में ही अभी सूत्र ही पढ़ रहे हैं ना, तो सूत्र में ही हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये इतनी जल्दी ख़त्म होते हैं। ये सारे चैप्टर्स मैं एक ही दिन में करवा देती हूँ, है ना। ये जितने भी आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, क्यों करवा देती हूँ? क्योंकि इधर से क्वेश्चन ही नहीं बनते। सिर्फ एक आध चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं पूरे चैप्टर में, हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इनसे कभी भी ना यूजी में पूछा जाएगा ना पीजी में पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें जो जैसे छाया हो गया, प्रभा हो गया या स्वप्न हो गए, इनसे ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है अरिष्ट का वर्णन सूत्र स्थान में मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा स्थान आ जाता है हमारा? निदान स्थान। ठीक है, सूत्र के बाद निदान आता है, इधर उधर भी निदान ही आता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन मैंने लिखा हुआ है कि चरक सूत्र में 30 चैप्टर हैं, सुश्रुत में 46 हैं, अष्टांग हृदय में 30 हैं, अष्टांग संग्रह में 40 हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मुझे बोल देंगे, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि सभी को बुक रखनी है अपने साथ और साथ ही साथ टिक भी करना है। ठीक है, कुछ छूट जाता है या कुछ हम जल्दी स्पीड हो रही है तो बोल सकते हैं। श्रेया के पास बुक नहीं है क्या? नमस्ते मैम, मेरे पास बुक है, एक बार बस आप स्लाइड थोड़ा नीचे करेंगे मैम। एक सेकंड मैम, बस मैं ये नोट डाउन कर लूँ। ठीक है, तो निदान स्थान में हमने देखा पहला जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? वात व्याधि। ठीक है, याद रखना है, वात व्याधि फर्स्ट चैप्टर का नाम है। अभी हम सेम ये सारी चीज़ें हम लोग चिकित्सा स्थान में भी पढ़ेंगे। ये जितनी भी डिसीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना निदान में, सेम एज इट इज़ चिकित्सा स्थान में भी हैं। वहाँ पे हम चिकित्सा पढ़ेंगे इनकी, यहाँ पे सिर्फ निदान बता रखे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, डिजीज़ेज़ हैं इतनी सारी, ये सारी चीज़ें काय चिकित्सा में आती हैं। ठीक है, बहुत सारी काय में भी आती हैं, शल्य में भी आती हैं। तो जो आपका सर्जरी का सिलेबस है वो भी निदान को पढ़ने से कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट तो नहीं, कुछ चीज़ें बचती हैं, बाकी जो मैक्सिमम पोर्शन है आयुर्वेद का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सुश्रुत संहिता के जो 3 स्थान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी मैं शालाक्य की जो सेकंड पार्ट है उसकी छोटी छोटी सी वीडियोस आप लोगों को पोस्ट करूँगी। अभी मेरी ड्यूटीज़ के कारण काफ़ी मेरे को व्यस्तता हो रही है। बाकी मैं संडे को बहुत सारी शालाक्य की, आई, नोज़, ईयर की बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी छोटी छोटी, जिनसे सिर्फ संख्या याद हो, है ना। सबसे पहले हमें ओवरव्यू मोटा मोटा तो याद हो संख्या, उसके बाद हम लोग अंदर घुसें। तो यहाँ पे हमने निदान का फर्स्ट चैप्टर देखा वात व्याधि, और लास्ट चैप्टर क्या है? मुख रोग। इस टाइप से 16 अध्याय होते हैं। तो ये जो मुख रोग है ये आपका बहुत बड़ा मेजर पार्ट कवर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि ये शायद सेकंड में उत्तर तंत्र में होगा ये, है ना, क्योंकि ये मुख रोग, उधर आई आता है, ईयर आता है, कर्ण व्याधियाँ, नासागत रोग, ये सारे उधर ही आते हैं सेकंड पार्ट में। बट ये एक ऐसा है जो निदान में आ रहा है, तो इसका रेफरेंस भी पूछा जाता है। तो याद रखना है, बहुत ही बड़ा और बहुत बढ़िया सा चैप्टर है मुख रोग, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और लास्ट आप लोग याद रखें। आता है शारीर स्थान। अब शारीर स्थान ऐसा है जिनके चैप्टर के नाम भी आप लोगों को लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं ये। चरक के, सुश्रुत के जब मैं शारीर पढ़ाऊँगी ना तब हम लोग इन्हें लर्न करेंगे। मैं कंपैरेटिव चारों चीज़ें लिखवाऊँगी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो चरक हैं, चरक में कितने चैप्टर्स हैं? 8 हैं, सुश्रुत में 10 हैं, अष्टांग संग्रह में 12 हैं, अष्टांग हृदय में 6 हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही आप लोग याद रखें। फर्स्ट है सर्वभूत चिंता शारीर, सर्वभूत चिंता शारीर, और लास्ट है गर्भिणी व्याकरण। ये सारे ही नाम याद करने हैं, हो सके तो कल तक आप याद करें, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगी ना, शारीर पढ़ाऊँगी, तब इतना सारा मैटर हो जाएगा कि फिर लगेगा कि यार चैप्टर के नाम कौन ही याद करे। पर जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, और जब हमें एक बार थोड़ा सा भी क्लिक हो गया कि कौन से चैप्टर का है, तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सही करना। और गलत भी हो गया, मान लो गलत हो गया क्वेश्चन, तो हम तुरंत, हमें 3 मिनट भी नहीं लगेंगे कि फटाफट से बुक खोल के देख लेंगे कितना समय लग रहा है, कौन से दिन में। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग, बहुत सारी संख्याएं आती हैं इसमें। ठीक है। सारा एनाटॉमी का वर्णन आया है ना इसमें, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये बहुत स्पेशलिटी है सुश्रुत की, विशेष स्थान बताया गया है। तो ऐसे ही विशेष नहीं हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से लर्न करें। ठीक है। तो फर्स्ट है सर्वभूत चिंता, शुक्र शोणित शुद्धि। पहले सर्वभूतों की चिंता ऐसे याद करें, फिर क्या हुआ? शुक्र शोणित शुद्धि। स्क्रीन गई क्या मेरी? तो भी बुक में तो दिख ही रहा है ना, बुक में देखते जाओ। फिर आता है गर्भाव क्रांति। ठीक है। पहले शुक्र और शोणित आया, उसके बाद क्या आया? गर्भाव क्रांति हुआ, गर्भ की हुआ। फिर गर्भ का व्याकरण पढ़ा हमने, फिर शरीर का व्याकरण पढ़ा, फिर प्रत्येक मर्मों के बारे में पढ़ा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें याद करो। ठीक है। पहले शुक्र शोणित आया, फिर गर्भ आया, गर्भ अवक्रांति, फिर व्याकरण पढ़ा हमने गर्भ का, फिर उसके बाद शरीर का व्याकरण पढ़ा, फिर मर्म का आया था, फिर सिरावेद आया था, फिर सिरा व्यध विधि ना, सिरा व्यध जो करते हैं मर्म पॉइंट्स पर, वो आया। ये तो 8वां चैप्टर तो बिल्कुल ऐसा है कि आज तक कोई पेपर ही नहीं बना कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना बनाओ। ठीक है। ये मर्म और सिराव्यद, इनसे तो बनता ही है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। और फिर क्या आया? धमनी। सिरा मतलब आर्टरी की वेन, धमनी मतलब आर्टरी, और सिरा मतलब वेन। ठीक है। तो पहले सिरा आई, फिर धमनी आई, ऐसे याद रखना है। और लास्ट में गर्भिणी व्याकरण, बाद में गर्भिणी के बारे में बोला आचार्य ने। ठीक है। जो फीमेल है सबसे लास्ट में, उसके बारे में बोला। तो व्याकरण नाम से 4 चैप्टर्स आते हैं, गर्भ व्याकरण, शरीर संख्या व्याकरण, धमनी व्याकरण और गर्भिणी व्याकरण। ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे तो ये बहुत इजीली 10 नाम याद हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है। ऐसे लगता है अरे इतने चैप्टर्स कैसे हो पाएंगे, कभी पढ़ा भी नहीं है ना, फर्स्ट टाइम है सुश्रुत संहिता का सभी को, तो फर्स्ट टाइम में डिफ़िकल्ट लगता है। बट जब आप 5वीं 6ठी बार पढ़ेंगे ना, तो ये चरक से भी ज़्यादा फेवरेट संहिता हो जाएगी सबकी। अब हम बढ़ते हैं चिकित्सा स्थान की ओर। तो चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर है द्विव्रणी अध्याय। ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर हमने निदान का पढ़ा था वो वात व्याधि था, यहाँ पे 4th चैप्टर वात व्याधि, फिर महावात व्याधि, इन सब की चिकित्सा बताई है। तो ये भी एक क्वेश्चन बना है कि महावात व्याधि किसने बताया, कौन से आचार्य ने यह चैप्टर बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो आचार्य चरक हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक में ही कंबाइंड कर दी। जैसे भगंदर का उन्होंने नहीं बताया अलग से चैप्टर, महाकुष्ठ का अलग से उन्होंने नहीं वर्णन किया अलग से चैप्टर में, प्रमेह पीड़िका का अलग से चैप्टर में वर्णन नहीं किया है ना, मधुमेह, यहाँ पे डायबिटीज़ के ही 3 चैप्टर बता दिया आचार्य सुश्रुत ने।
ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में आया हुआ है यहाँ पे। पहला चैप्टर क्या हो गया, द्विवृणी अध्याय। अब यहाँ पे रसायन और वाजीकरण का वर्णन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को रेफरेंस याद रखना है। चरक में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, चरक चिकित्सा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, है कि नहीं, याद है ना सभी को। चरक चिकित्सा 1 and 2, बट जो रसायन और वाजीकरण है आचार्य सुश्रुत अनुसार चिकित्सा स्थान में। और यहाँ पे उल्टा है, जब मैंने पढ़ाया था ना चरक का तब भी बताया था, है ना। तो यहाँ पे पहले वाजीकरण का वर्णन आता है, और वाजीकरण के 4 चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है, ठीक है। क्षीर बलि यवाजीकरण क्षीर बलि वाजीकरण अध्याय, सिर्फ ये ही एक ऐसा चैप्टर है जो वाजीकरण के लिए बताया गया है। इसका मैंने स्लिप चिपकाई थी, आई हुई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग अलग से चरक का भी लिखें, ठीक है। आपका आयुर्वेद से हम लोग पढ़ते हैं अभ्यामल की अध्याय, प्राणकामी अध्याय, कर प्रचिति अध्याय और आयुर्वेद समुत्थानी अध्याय, 4 पाद थे। फिर वाजीकरण में शैम्पू से याद करते हैं, है ना। S फॉर संयोग शरमूली अध्याय, A फॉर आसिक्त शीरिकम अध्याय, M शैम, M फॉर माश पर्णभृति अध्याय, और पू से पूमान जात बलादिकम अध्याय। तो ये जो भी सिमिलर चीज़ें आएंगी चरक की, तो चरक के भी हम साथ ही साथ रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है, तो रिकॉल हो जाएगा। और जो सुश्रुत के 4 चैप्टर्स हैं वो हैं सर्व बाधा शमनी रसायन मेधा आयुष कामीय स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय निवृत्त संतापी अध्याय, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, निवृत्त संतापी अध्याय कौन सा अध्याय है, किसका वर्णन आया है, ठीक है, वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है ये। तो चिकित्सा स्थान में चरक के 30 अध्याय हैं, सुश्रुत के 40 हैं, अष्टांग हृदय में 22 हैं और 44 अष्टांग संग्राम है, ठीक है, ये भी लिख लेंगे जल्दी से। अब 26 श्लोक सभी लोग देखेंगे, यहाँ पे चिकित्सा के पर्याय बताए गए हैं। अब कोई मुझे बताएगा भेषज के पर्याय आचार्य चरक ने कहाँ बताए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। हाँ, वेरी गुड है ना, मैंने ही पढ़ाया था शायद काफ़ी लोगों को। मेघा तुम थी ना चिकित्सा स्थान में, नहीं थी? थे मैम, थे, है ना। तो चलो ये भी याद करना है, ठीक है। चिकित्सा के पर्याय यहाँ पे आए हुए हैं, प्रायश्चितम, प्रशमनम, चिकित्सा और शांति कर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें शांति कर्म है। शांति कर्म किसका पर्याय है, चिकित्सा का पर्याय है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो लास्ट चैप्टर है चिकित्सा स्थान का वो क्या है, धूम नस्य कवल ग्रह, ठीक है, धूम नस्य कवल ग्रह, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ चिकित्सा स्थान। जब हम चरक के पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे 9 बताए गए हैं, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम, ठीक है। तो औषध के 9 पर्याय बताए गए हैं। अब आगे बढ़ के हम चलते हैं कल्प स्थान में, ठीक है, 27 और 28 चैप्टर। अब कल्प स्थान में क्या याद रखना है, चरक में 12 चैप्टर्स हैं और सुश्रुत में 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, अन्नपान रक्षा विज्ञान। अन्नपान रक्षा विज्ञान, इसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये तो अगध से रिलेटेड है ना, नहीं लगता ना। तो ये एक रेफरेंस के तौर पे पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट है कीट कल्प अध्याय, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, प्रोटेक्ट अन्न फ्रॉम कीट, प्रोटेक्ट अन्न फ्रॉम कीट, तो अन्न पान रक्षा, लास्ट का कीट, ठीक है, इस टाइप से याद हो जाएगा। तो ये शायद मैंने निदान का नहीं बताया था, जो चरक हैं उन्होंने 8 चैप्टर बताए हैं,
सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह सभी ने 16 अध्याय बताए। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी ने 16 माने हैं और चरक का तो याद ही रहता है कि नहीं? ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सभी को आनी चाहिए, है ना। अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बना था 2020 में ही बना था। ठीक है, जो 2017 से 2024 तक के पेपर हैं वो सभी आप लोगों को देखना है। पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, बहुत अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस सिर्फ 20% पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस। 80% सब 3 से 4 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता, बट वो लेंदी होता है, इसलिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेंदी क्यों होता है? सोचने के लिए इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी रिसेंट वाला पेपर सॉल्व करेंगे, तब मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी आप लोगों को। अभी हम इसे कंप्लीट करते हैं। उत्तर तंत्र में बढ़ते हैं। 66 अध्याय होते हैं, इसमें किस किस का वर्णन मिलता है यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। सभी शालाक्य के 26 चैप्टर्स हैं, कौमारभृत्य के भी, है ना, पीडिया के 12 चैप्टर्स हैं, काय चिकित्सा मतलब डिजीज़ जो होती हैं उनके 21 चैप्टर्स हैं, भूत विद्या 3 चैप्टर्स हैं, तंत्र भूषण ये अलग से अध्याय हैं, इनको हमें याद रखना है। अभी आगे नेक्स्ट पेज में हम याद करेंगे उसके 4 अध्याय, तंत्र भूषण और भूषण भूत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा नॉमेनक्लेचर है। जो शालाक्य के 26 चैप्टर्स हैं उसमें 19 चैप्टर तक तो हम नेत्र का ही पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को स्टार्ट हुआ, शालाक्य तंत्र पढ़ाना स्टार्ट हुआ, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं मैम। कौन से चैप्टर में गए अभी? कौन सा चैप्टर चल रहा है? बताओ। तरुण जा रहे हो कॉलेज? यस मैम, सबका एनाटॉमी अभी और फिजियो बेसिक बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो नेत्र बुक से, संहिता से पढ़ा रहे हैं? संहिता से? मैम वो शल्य शालाक्य का अलग से बुक से पढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको समीक्षा पढ़ के आना है। अच्छा अच्छा, देखो जो फाइनल ईयर में जो भी आपके पास रेफरल बुक्स होती हैं उनको तो हमें पढ़ना ही है, बट जो बेस है ना वो हमारा संहिता का ही है। ठीक है, तो एक बार रीडिंग तो मस्ट है, एक बार तो पढ़ना ही है संहिता, तभी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि अगर मैंने देखा कि वर्ड या कोई भी संधिगत रोग हो गए, ठीक है, संधिगत जो नेत्र रोग होते हैं वो 9 होते हैं, वर्तमगत 21 होते हैं। तो अगर 21 में से मुझे अंजन नामिका नहीं समझ आ रहा है और मैंने रेफरल बुक से पढ़ लिया, तो उसमें इतनी अजीब सी हिंदी रहती थी, तो जब तक मैं संहिता से एक बार रीड ना कर लूँ मेरे को अच्छे से सांस ही नहीं आती थी। तो मेरे को एक बार एक रीडिंग तो बनती थी कि एक बार मैं ऑथेंटिक पढ़ लूँ कि लिखा क्या है, परफेक्ट हिंदी क्या है इस श्लोक की। तो मेरे साथ थोड़ा ऐसा सिस्टम था, तो उस वजह से मेरी संहिता और स्ट्रॉन्ग हो गई और जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना। रेक्टाफिकेशन तो एक अलग बात है, बट एक बार हम समझ लेते हैं ना चीज़ों को, जैसे अंजनामिका हो गई, पोथकी हो गई, वर्त में शर्करा हो गई, इतनी सारी व्याधियाँ, 21 चीज़ें, 21 व्याधियाँ सिर्फ वर्त में, सिर्फ आईलिड में याद ही नहीं रहती। इतना कन्फ्यूजन है, कहाँ पे फुंसी हो रही है, कहाँ पे बाहर जा रही है, कहाँ पे लालिमा आ रही है, कहाँ पे खुजली हो रही है, तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है लर्न करना। तो इसलिए समझना ही एकमात्र याद करने का ज़रिया है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी स्टार्टिंग है तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि भले पहली रीडिंग में आपको याद नहीं हो रहा है तो चिंता नहीं करना है,
आराम से, भले ही 3 घंटे लगें, धीरे धीरे संहिता से एक एक श्लोक की हिंदी क्या दे रखी है अच्छे से पढ़ें, पूरा टाइम लेके पढ़ें, तभी चीज़ें आगे बढ़ के बहुत ही क्लियर कंसेप्ट होंगे और ज़रा भी बिल्कुल भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ सुश्रुति है। उसके बाद तो वाग्भट की भी पीजी में याद करनी पड़ेंगी। वाग्भट की अलग से चिकित्सा है, अलग से नेत्रगत व्याधि है, ठीक है, 76, 94 बहुत सारी व्याधियाँ हैं। तो एटलीस्ट सुश्रुत की तो हो जाए। सुश्रुत ने ही इतना पहाड़ बता रखा है कि वाग्भट और हारीत शारंगधर में तो पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए धीरे धीरे अच्छे से बेस बना के चलना है, भागना नहीं है कि अरे उन्हें आ गया आगे बढ़ गए। धीरे धीरे अच्छे से बढ़ना है, कछुआ बनना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं बता रही थी ओवरव्यू। तो 19 जो चैप्टर्स हैं उत्तर तंत्र में वो नेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। जो 20वां और 21वां 20 और 21 चैप्टर्स हैं वो कर्ण से रिलेटेड हैं, आप लोग लिख सकते हैं। 22 और जो 23 चैप्टर्स हैं वो नासागत व्याधि आई हुई हैं उसमें। 24 में प्रतिश्याय है, 25 में शिरोरोग है और 26 में शिरोरोग प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, पता है किसी को? व्हाट इज प्रतिषेध? कॉन्ट्राइंडिकेशन। नहीं, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा होता है, ठीक है, याद रखना है। अगर कहीं भी ऐसा आया प्रतिषेध करके आया, इसका मतलब उसकी चिकित्सा है, ठीक है। कर्ण रोग प्रतिषेध अध्याय, शिरोरोग प्रतिषेध मतलब उसकी चिकित्सा दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना हम चैप्टर, तो ही पता चलेगा इसका मतलब क्या है। आप लोगों को जब गाइड में पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ेंगे तो इतना हम डीप नहीं पढ़ पाते हैं ना, उधर बढ़िया सा टैबुलर फॉर्म में दे रखा होता है। ऑफ कोर्स वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, जल्दी याद हो जाता है, बट जो श्लोक हैं, जो व्याधियाँ हैं, वो एक सिंगल रीडिंग संहिता से ज़रूर लेना है, उसके बाद गाइड पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ हम पास होने के लिए नहीं ले रहे हैं ना। अगर हमारे घर में किसी की आँख फूल जाती है, किसी को मुंह में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि दंत मूलगत व्याधि है कि तालुगत व्याधि है, कौन से मुख रोग हैं, कितने मुख रोग होते हैं ना। आँखों में अगर हो रहा है तो पटलगत रोग है या फिर कृष्णगत रोग है या शुक्लगत रोग है या दृष्टिगत रोग है। एटलीस्ट इतना नॉमेनक्लेचर तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से और पूरा अपना ध्यान लगा के आप लोग शालाक्य तंत्र पढ़ें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कुमार भृत्य पर, ठीक है। ये कुमार भृत्य के चैप्टर्स आ जाते हैं, इतने सारे उत्तर तंत्र में ही आते हैं ये सारे। यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही दे रखा है कि श्री गणनाथ सेन जी ने प्रसूति तंत्र को शारीर में और मूढ़ गर्भ चिकित्सा को शल्य तंत्र में समाविष्ट कर प्रसूति तंत्र को कुमार भृत्य से भिन्न माना है, ठीक है। बट जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कुमार भृत्य और स्त्री वाला सब एक ही। आचार्य ने बोला कि बच्चा हो या उसकी मम्मी हो, दोनों हम एक ही मानेंगे, हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। जब पता ही नहीं है उन्हें, है ना, कुमार भृत्य ग्रंथ है भैया, तो उन्होंने सबका अलग अलग वर्णन किया है। गणनाथ सेन उनके टीकाकार हैं, तो उन्होंने विशेष तौर पर अलग अलग चैप्टर्स बता दिए हैं। बट आचार्य सुश्रुत की तो स्पेशलिटी नहीं है पीडियाट्रिक्स, ना ही गाइनेक, तो फिर उसलिए उन्होंने एक में ही सारी चीज़ें वर्णन कर दी हैं, ठीक है। देखो यहाँ योनि व्यापद, प्रतिषेध अध्याय, सारी जो गर्भाव क्रांति भी आ गया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रज शुद्धि, ऐसे अध्याय भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा पढ़ लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो केसी के चैप्टर्स हैं। तो 39 से 59 जो 21 चैप्टर्स हैं वो सारे हमारे काय चिकित्सा वाले चैप्टर आते थे। ज्वर, अतिसार, शोष, गुल्म, हृदय, इतने सारे
39 से 59 तक चैप्टर्स आ जाते हैं। जो 66 चैप्टर्स है ना, वो उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी उत्तर तंत्र चल रहा है हमारा, फर्स्ट बुक ख़त्म हो गई, सेकंड बुक चल रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। भूत विद्या किसे कहते हैं और भूत विद्या में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो भूत से हमें एक वर्ड याद रखना है, आऊ। आऊ क्या, ठीक है, ऐसे भूत बोल रहा है, आऊ। आऊ क्या, तो अमानुष, उपसर्ग प्रतिषेध अध्याय और अपस्मार उन्माद, ये तो याद ही रहेगा, बस ये वाला याद करना है, अमानुष, है ना। तो जो मनुष्य नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर अननेचुरल एक्टिविटी, अचानक से वो पुनर्जन्म के बारे में बताने लग गया, इतनी ताकत आ गई ना, बेड उठा लिया, इतना सारा खाना खा लिया। जो नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी से परे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी भूत विद्या के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है भूषण भूत या तंत्र भूषण किसे कहते हैं, कहाँ पर है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो ये RSTD बार बार पढ़ना है, RSTD। पहले STD आता था, 1 रुपये डाल के बात करते थे, हमारे ज़माने में तो था, आप लोग थोड़े नए हो सकते हो। था, सुना है STD, देखा है, येलो कलर का डब्बा सा, यस मैम। है ना, 1 रुपये डाल के बात करी किसी ने करी है कि Yes, नहीं। चलो Yes, ma'am. चलो, मैं ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ मतलब ठीक है। तो यहाँ पे RSTD, ठीक है, R से R थोड़ा अलग कर लो, STD याद कर लो और R लगा लो, है ना, रोमिंग STD ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो R से क्या होगा, रस भेद विकल्प, S से स्वस्थ वृत्त, T से तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति तो भाई ऐसी हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं और पूछी भी सुश्रुत की जाती हैं, चरक की कोई नहीं पूछता, सुश्रुत की ही पूछते हैं। और जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है पेपर का, ये तंत्र युक्ति ही डिसाइड करती है। हमें समझ ही नहीं आता अरे ये क्वेश्चन आया कहाँ से है ना, कोई पढ़ता नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इनको रटना ही पड़ता है ट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये UG में तो नहीं पूछा जाता, पर PG में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इससे, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाई तो नहीं जाएंगी, सिलेबस में भी नहीं है, होंगी शायद तंत्र युक्ति, है क्या, आप लोग देखिएगा अच्छे से, KC के चैप्टर में हो सकती है तंत्र युक्ति। तो T से क्या हुआ, तंत्र युक्ति, और D से हुआ दोष भेद विकल्प, ठीक है, RSTD। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रश रहता था पहले STD में, है ना, लाइन लगती थी कि हमें बात करनी है ये, तो पहले के टाइम पे तो रश मतलब भीड़ रहती थी पहले STD के बाहर, ठीक है। तो ये भूषण भूत या तंत्र भूषण के 4 चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जा सकता है और PG में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे श्रेष्ठत्वात् उत्तरम, ठीक है, तो श्रेष्ठ ग्रंथ बोल दिया है महर्षियों ने, इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण उत्तर तंत्र बोला। ये एक जस्टिफिकेशन है कि उत्तर तंत्र नाम क्यों हुआ, कोई और क्यों नहीं हुआ, ठीक है। विमान भी नहीं है तो विमान रख देते, उत्तर ही क्यों रखा, तो उत्तर इसलिए रखा क्योंकि किसी और ने इतना डिटेल में ना कान के बारे में बताया, ना आँख के बारे में बताया, ना नाक के बारे में बताया, कितना साइंटिफिक और बिल्कुल इतना डीप बताया, बिना किसी एडवांस मशीन के, USB भी नहीं थी, इतना पता नहीं कैसे पता चल गया होगा आचार्य को। तो जो श्रेष्ठ है इस वजह से उत्तर नाम हो सकता है, ठीक है। अंतिम है, जैसे पूर्व और उत्तर ऐसे बोलते हैं ना, पूर्व पहले का, उत्तर बाद का, उस कारण भी इसको उत्तर स्थान बोल सकते हैं। एक और नाम है कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके, जितने भी गूढ़ अंदर के प्रश्न हैं जो आप लोगों को डाउट रहते हैं, उसके सारे ही आंसर्स, सारे ही अर्थ आपको इस उत्तर तंत्र में मिल जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों के कारण इसका नाम उत्तर तंत्र हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, पश्चिम मतलब बाद का होता है, ठीक है।
क्या हो गया, पहला तो ये श्रेष्ठ है इसलिए उत्तर हो गया, दूसरा सभी चीज़ों का इसमें उत्तर मिल जाता है, हमें आंसर मिल जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने ये खुद भी अप्लाई किया है, भागवत गीता में जब कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम किसी से नहीं पूछ सकते हैं ना, कुछ इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, या कई बार हमें डिसीज़न लेना होता है कि हम ये करें कि नहीं करें, और जो ना हमारे फ्रेंड्स अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, ना हम पेरेंट्स से इतना फ्रैंकली पूछ सकते हैं, तो मैं तो ऐसे करती थी कि मैं गीता खोलती थी, ठीक है, और रैंडमली कोई भी पेज खोल देती थी, और ऐसा बोला भी गया है, प्रूवन है ये, और फिर हम पढ़ने लग जाएं, है ना। छोटी सी एक पॉकेट गीता है मेरे पास, तो अगर हम कोई भी पन्ना भगवान का स्मरण करके और उस प्रश्न को स्मरण करके खोलते हैं तो उसका आंसर 100% उस पेज में ही मिलता है, ठीक है। ऐसा सही है, रियल है, मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। और अगर ये चलो नहीं है गीता, तो रामायण तो सबके घर होती है ना। तो एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इतना लेट तो मैं अलाउ नहीं करूँगी, सभी को टाइमली ज्वाइन करना है ना। तो रामायण के बिल्कुल पीछे एक तालिका होती है, जैसे पहले आता था ना, मैथ्स करने के लिए आता था, उसमें ABCD या फिर हिंदी में लिख देते थे, फिर उसको गोला करते थे कि ये एक वर्ड बन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सूडोकू टाइप, एक और नाम है उसका उस गेम का। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग क्रिएट करते थे ब्रैकेट में। क्लिक हुआ किसी को? सूडोकू जैसे एक और गेम होता था पहले, न्यूज़पेपर में पेन से वो आया करता था, तो वैसे ही एक तालिका रामायण के पीछे लिखी होती है, ठीक है। तो कभी वो थोड़ा डिटेल में है, कभी बाद में बताऊंगी मैं, आप लोग YouTube में भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न है आपको, तो उसमें हमें आंखें बंद करके रैंडमली किसी पॉइंटेड चीज़ से या अपनी उंगली से ही उस तालिका पे आंख बंद करके रख देना है, ठीक है। फिर वहाँ से नौवा गिनना है, 1 2 3 4, फिर 9वें पे जो आएगा उसको लिखना है, फिर 9वें से हमें 1 2 3 4 करना है, फिर 9वें पे जो आएगा उसको लिखना है। तो जब हम ऐसे लिखते जाएंगे तो 3-4 वर्ड का 3-4 लेटर्स का एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड श्लोक लिखे होते हैं रामायण में, तो वैसे भी हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है, कि मैं PG करूं या फिर मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करूं, या जो भी आप लोगों को प्रश्न है, तो इस टाइप से जो गूढ़ रहस्य हैं वो भी हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करें, जो हमारे वेद पुराण हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर ख़त्म करना है, 5 मिनट का बचा हुआ है ज़रा सा। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, शालाक्य, कौमार, तंत्र, काय और भूत विद्या, ये 4 उत्तर तंत्र में वर्णित हैं, ठीक है। 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। और वाजीकरण रसायन चिकित्सा में वर्णित है, कल्प स्थान में विष तंत्र है, अगत तंत्र है, और शल्य कहाँ है, सर्वत्र है। कोई पूछे कि शल्य तंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है सुश्रुत में, तो हर जगह मिलता है, सर्वत्र है, ठीक है। तो इसके आगे 51 श्लोक देखेंगे सभी, इसको हाईलाइट कर लें रेफरेंस के तौर पे। यहाँ पे ऐसे बोला है कि जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने अच्छे से संहिताएं या जो हमारा सिलेबस है उसका अध्ययन नहीं किया, तो जो अमृत के तुल्य औषधियाँ हैं वो भी कैसे काम करती हैं, वो भी नुकसान करेंगी, है ना, वज्र की तरह काम करेंगी वो भी, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है शास्त्र, ठीक है। अमृत के समान प्रभाव करने वाली औषधियाँ मूर्ख वैद्यों के द्वारा दी जाने पर शस्त्र, वज्र और विष के समान नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। ऐसे ही सूत्र स्थान में आगे एक आता है इसी से रिलेटेड, श्वपच और चांडाल, इसी में ये स्पेशलिटी है, किसी और ने बताया नहीं है,
ये मैंने अलग से पॉइंट में आप लोगों को जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने ये बताया नहीं था, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें शोथ के लिए बताया गया है। अगर किसी को सूजन है तो सूजन 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। आम होती है, पक्व होती है और पच्यमान होती है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ, सिर्फ ध्यान से सुने। 3 टाइप की सूजन होती है। पहली क्या होती है, आम है, पकी हुई नहीं है, फूल रही है, फिर पक्व हो गई और फिर पच्यमान हो जाती है ना, सूख जाती है। पिंपल से कोरिलेट करें तो जो पक्व हो गई मतलब जो बीच वाली स्टेज है, पकी हुई है, जिसमें हमें पिंपल में वाइट कलर का बीच में लोब्यूल सा दिखता है ना, अगर वैद्य उसको फोड़ देता है तो उसको चांडाल कहते हैं। और जो आम शोथ का छेदन कर देता है ना, जो आम मतलब अभी अभी ग्रो हो रही है उसका भी छेदन कर देता है, उसको भी चांडाल या श्वपच कहते हैं। चांडाल पता है ना कौन होता है, जो डेड बॉडीज को जलाता है ना, जो डाइसेक्शन जो करता है अच्छे से पी पा के सुना होगा ना, ये तो बहुत फेमस है कि वो बिना पिए डाइसेक्शन नहीं करता, तो उसको चांडाल कहते हैं, ठीक है। जो डेड बॉडीज़ को जलाता है या डाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 51 श्लोक याद रखना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और किसी से भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को एक रीडिंग करनी है तो रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक रीडिंग कर सकते हैं अगर टाइम है, समय है और शौक़ है, मन है पढ़ने का, तो एक रीडिंग तो करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, हमारा 1 घंटा भी हो गया। कल मैं टेस्ट लूँगी तीनों चैप्टर्स का, अच्छे से पढ़ के आना है। हमने बहुत अच्छे से टाइम दिया है सभी ने, तो उसका यूटिलाइज़ करना है। अगर नहीं रिवाइज़ किया तो 1 हफ्ते बाद कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। आप सब ने इतना टाइम दिया, एनर्जी दी है ना, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे जैसे पहले थे। फिर से एक बार रिवाइज़ कर लिया तो 50% होगा, 2 बार रिवाइज़ कर लिया तो 70% याद होगा, ठीक है। अभी एटलीस्ट एक बार अपने किसी फ्रेंड के साथ पढ़ना है, डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो कोई कंपटीशन नहीं रखना, सभी को साथ में आगे बढ़ के क्लास में भी आप लोग रहें, तो एक दूसरे से ऐसे पॉजिटिव चीज़ें पूछें कि ये याद किया कि नहीं किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक होमवर्क रहेगा कि 10 नाम याद करने हैं आपको शारीर स्थान के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं देखती हूँ किस किस को याद रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सब कल कॉलेज में पूछिएगा कि किस किस को याद है और किस किस को नहीं है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, छोटा सा ही होमवर्क है। और जितना भी आज हमने पढ़ा है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ये बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना है, सबसे एक्स्ट्रा ऊपर जाना है तो एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज़ करें और कल मिलते हैं और कल हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।